Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Energy Resources of Class 10 Geography Chapter number 5. So अभी तक हमने बात की थी मिनरल्स के बारे में कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस तरीके से मिनरल्स बनते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके के मिनरल्स इंडिया में मेजरली पाए जाते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि भाई मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनको कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की। सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। अब हम कोई भी एक्टिविटी कर लें उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। मतलब आप अपने पे ही लगा लो कि अगर आपको उठना है, अगर आपको अपना हाथ भी उठाना है, आपको खड़े होना है, आपको चलना है, इन सब के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अच्छे से सोचना है, इसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको मान लो खाना बनाना है, खाना कैसे बनेगा? खाना आग से बनता है। आग जो है जलाते हैं, उस पर हम खाना पकाते हैं। तो वो क्या है? वो एनर्जी है। एनर्जी से खाना पकेगा। हीट एंड लाइट प्रोवाइड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है। जैसे कहीं उजाला करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दिया जला सकते हैं। दिया कैसे जलेगा? तेल से जलेगा। ठीक है। तो वो क्या है? वो अपने आप में क्या है? तेल जलेगा, उससे आग जलेगी और उस आग से हमें लाइट मिलने वाली है। तो अगेन आग क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है। तो इन सभी चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। टू प्रोपेल व्हीकल्स, अगर हमें व्हीकल्स चलाने हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है। जैसे आपको खुद चलने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर आपको खड़े होना है, बैठना है, आपको खाना खाना है, इन सब चीजों के लिए आपको एनर्जी चाहिए। इसी तरीके से बाकी चीज जो है, मान लो कोई हमें गाड़ी चलानी है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। उसको भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि वो आगे चल सके। ठीक है। मशीनरीज को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो मतलब ये एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि हम सबको चाहिए। जो भी हमें काम करना है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एनर्जी एक ऐसी चीज है जिससे कि हम सब काम कर सकते हैं, चाहे हम इंसान हो या फिर कोई भी मशीन वगैरह हो। तो एनर्जी एक ऐसी चीज है, आप ऐसे ही समझ लो कि कुछ तो ऐसा है जो कि हम सबको काम करवा पाता है। अब देखो, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम खाना खाते हैं, हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होकर वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है और फिर हमें उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में बदलता है। तो हमारे लिए हमारा जो खाना है वो क्या हो गया? वो फ्यूल हो गया। और उस फ्यूल से हम क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है। हमें एनर्जी मिल रही है। इसी तरीके से जो मशीन वगैरह हैं उनके लिए खाना क्या होगा? उनके लिए फ्यूल या खाना जो है वो क्या होगा? मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सारी चीज है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं, उनको कहाँ कहाँ से एनर्जी मिल सकती है? उनका खाना क्या होगा? तो वो कोल से एनर्जी ले सकते हैं। कोल जलेगा, उससे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। ठीक है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीजें जो हैं वो एनर्जी देने में मदद करती हैं। ठीक है। जैसे अगर आप मेनली इन चीजों को देखोगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब में क्या है? ये चीजें जलेंगी और जब ये जलती हैं तो ये एनर्जी रिलीज करती हैं और उस एनर्जी को यूज करती है मशीनरीज वगैरह। ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम और जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज है, मतलब जिन चीजों से हम एनर्जी ले रहे हैं, जिन चीजों से हम एनर्जी निकाल रहे हैं, उन चीजों को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फर्स्ट इज कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब एक तरीके से पुराना। जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना, भाई उसकी फैमिली तो बड़ी कन्वेंशनल सी फैमिली है, तो एक तरीके से जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल मतलब कि जो पुराना नहीं है, इट मीन्स इट्स न्यू, जो कि नए सोर्सेज है एनर्जी के। कन्वेंशनल जो पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल जो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले या यू कह सकते हैं रिसेंटली इनको हम यूज करने लगे हैं एनर्जी निकालने के लिए। Conventional sources include firewood, cattle dung cake, coal, petroleum, natural gas and electricity, both hydel and thermal. अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, मतलब कि पुराने टाइम से, काफी पहले से हम किन चीजों को यूज करते आ रहे हैं? हम फायरवुड को यूज करते हैं, मतलब कि हम लकड़ी को जलाते हैं और उससे हम एनर्जी यूज करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? खाना पकाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं। चूल्हे में क्या होता है? लकड़ी डालते हैं और लकड़ी जलती है, उससे हीट एनर्जी निकलती है और उस हीट से, उस आग से फिर खाना पकता है।
इसी तरीके से कैटल डंग केक, चूल्हे वगैरह में भी क्या किया जाता है, जो उपले होते हैं, जो गोबर होता है उससे उपले बनाए जाते हैं, केक्स बनाए जाते हैं, डंग केक्स कहते हैं उन्हें, तो उनको यूज करते हैं। उससे भी क्या होता है, चूल्हा जलता है और खाना पकता है। इसी तरीके से कोल का इस्तेमाल होता है, कोल को भी अलग अलग जगह पे हम अंगीठी वगैरह में कोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे शुरू में जो ट्रेन्स वगैरह बनी थी वो किससे बनी थी, वो कोल पे बेस्ड थी। आज की जो ट्रेन्स हैं उनमें कोल यूज नहीं होता, बट पुराने टाइम पे शुरुआत में जो ट्रेन्स थी जिनमें देखा नहीं है सीटी बजती थी और उसके इंजन से धुआं निकलता था, तो वो धुआं क्यों निकलता था, क्योंकि उसमें कोल जल रहा होता था और उस कोल के जलने से एनर्जी मिलती थी ट्रेन को, इंजन को, उससे इंजन चलता था। तो कोल का जो इस्तेमाल है वो भी हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब ये जो पेट्रोल वगैरह है, ये सारी चीजें किससे आती हैं, पेट्रोलियम से बनती हैं। तो एक तरीके से पेट्रोलियम बहुत सारी चीजों को मिला के हम कह सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पेट्रोलियम से बनती हैं। जैसे क्रूड ऑयल जो है उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। इसके अलावा जैसे जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, वेस्लीन हो गई, प्लास्टिक हो गई और ग्रीस वगैरह हो गया, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं। नेचुरल गैस, जो पेट्रोलियम में क्या होता है ना कि जैसे नीचे क्रूड ऑयल का रिजर्व है, अब उसके ऊपर ना क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि पेट्रोलियम के ऊपर ही नेचुरल गैस मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल गैस है, ये गैस फॉर्म में है। तो एक तरीके से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एक तरीके से जो उनकी हीट है वो ऊपर ट्रैप हो गई है, या फिर वो गैस फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं ये अलग अलग तरीके की गैसेस रिलीज करते हैं। तो वो धीरे धीरे करके गैस जो है रिलीज होती रहती है और वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये जो गैस है ये भी एक तरीके से यूज की जाती है एनर्जी लेने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, भाई बिजली जो है वो भी एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हम एनर्जी लेते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बोथ हाइडल एंड थर्मल, इसका मतलब क्या है, हाइडल मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि वाटर को यूज करके जनरेट की जा रही है। जैसे आपने डैम्स वगैरह देखे होंगे, डैम्स में क्या होता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। बहुत देखो बिजली का ना सबसे, अगर आप देखोगे हाइडल हो थर्मल हो, ये जो बिजली है उसका बेसिक मतलब सिस्टम क्या है कि एक ना टरबाइन होता है, उस टरबाइन को हम घुमाएंगे ना तो बिजली बन जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हो। अब इस टरबाइन को हमें कैसे घुमाना है, कैसा क्या करें जिससे कि ये टरबाइन घूम जाए, तो क्या किया जाता है, बहुत जोर की इसके ऊपर पानी गिराया जाता है जिससे टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। इसी तरीके से अगर कोल जो है, कोल में भी यही काम होता है। जैसे कोल का इस्तेमाल क्या होता है, अच्छा पहले हम हाइडल की बात कर लेते हैं। तो हाइडल क्या हो गया, इसी तरीके से जब हम पानी का इस्तेमाल करके इस टरबाइन को घुमाते हैं और फिर बिजली जो है बनती है, तो इसको हम हाइडल पावर कहते हैं। डैम्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे ये डैम है, ठीक है। अब इस डैम में क्या हो रहा है, पानी जो है यहाँ पे रिजर्व है, ऐसे समझ लो, ये डैम है इस तरफ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी रिजर्व हो रखा है, यहाँ से नदी चलती चलती आ रही थी और यहाँ पे हमने रिजर्वॉयर बना लिया इतना बड़ा। अब इस रिजर्वॉयर से बहुत कंट्रोल्ड वे में पानी गिरेगा, आगे जो पानी गिरेगा वो ऐसे, आपने सुना होगा ना कि डैम्स के गेट खोल दिए, तो इस तरीके से बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आगे पानी गिराया जाता है। अब जब ये ऊंचाई से पानी गिरेगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टरबाइन लगी रहती है, और ये जब पानी इस टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो ये टरबाइन को घुमाएगा और फिर यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा रहता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी इन टरबाइन से बनती है और फिर यहाँ पे जाके टावर वगैरह रहते हैं, पूरा स्टोरेज रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है और ये जो पानी है वो बह के आगे चला जाता है। तो इतना ही काम है पानी का बिजली बनाने के लिए। तो मतलब हमें इतनी तेजी से ऊपर इसके टरबाइन के ऊपर पानी गिराना पड़ता है जिससे बिजली बन जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम इसको हाइडल पावर कहते हैं। इसी तरीके से होती है थर्मल पावर। थर्मल पावर में क्या होता है कि भाई कोल का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल पावर में भी क्या होता है, कोल का इस्तेमाल होता है और एक्चुअली पानी का भी इस्तेमाल होता है। होता क्या है कि अगेन बेसिक फंडा क्या है, टरबाइन घुमानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टरबाइन है, मान लो ये टरबाइन है और यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम है पूरा, ये एक ऐसे बिल्डिंग टाइप मान लो आप, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में मान लो ऊपर पानी भरा हुआ है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रही हूँ, आप ऐसा मत समझना, मतलब एकदम जैसा मैं बता रही हूँ एग्जैक्ट वही वैसा ही इंफ्रा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा, बट मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि कुछ ऐसा सिस्टम रहता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ ऊपर पानी भरा हुआ है और नीचे क्या है, नीचे कोल है।
तो किया क्या जा रहा है, इस कोल को जलाया जा रहा है, ठीक है। ये जो कोल है वो जल रहा है। इस कोल के जलने से क्या होगा, ऊपर पड़ा जो पानी है, ऊपर ये जो पानी स्टोर कर रखा है, ये क्या होगा, ये उबल जाएगा, बहुत ज्यादा उबलेगा। उबलेगा तो क्या बने होगा, ये भाप बन के उड़ेगा। और जो इसकी भाप है वो यहाँ ऊपर एक पाइप बना पड़ा है, ऊपर एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप के थ्रू ये जो भाप है, भाप उड़ती उड़ती जाएगी, मतलब नीचे कोल जल रहा है, कोल जलने की वजह से पानी उबल रहा है, पानी उबलने की वजह से क्या हो रहा है, भाप बन रही है, पानी भाप बन के उड़ रहा है। और वो जो भाप है वो ट्रैप होके इस पाइप के थ्रू बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से भाप जो है वो किस पे जा रही है, इस टरबाइन पे हिट हो रही है। और इस भाप की वजह से क्या हो रहा है, ये जो टरबाइन है वो घूम रहा है। अब ये टरबाइन घूमेगा तो क्या बनेगी, बिजली बनेगी, है ना। अब ये आगे भाप जो है आगे चली जाती है और फिर इस भाप को वापस ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो भाप है वापस से ठंडी होके पानी बन जाए और इस पानी को हम वापस से यूज कर सकें। तो कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेनली कोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको थर्मल पावर कहते हैं कि भाई हीट की मदद से कोल को हीट किया, जलाया, उसकी वजह से पानी उबला, फिर भाप बनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, थर्मल पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहे थर्मल हो चाहे हाइडल हो, इसको हम कन्वेंशनल सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि काफी पुराने टाइम से हम इस तरीके से बिजली बना रहे हैं। ना नॉन कन्वेंशनल, अगर हम सोर्सेज की बात करें कि कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं या फिर कौन से ऐसे सोर्सेज हैं एनर्जी के जो कि अभी रिसेंट टाइम में यूज होने शुरू हुए हैं, तो वो है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। तो ये नॉन कन्वेंशनल है, ये न्यू है। सोलर मतलब कि हम जो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जो हम सन रेज का, सन की जो हीट है उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू बिजली जो है वो बनती है। विंड, विंड एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। इसी तरीके से टाइडल एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए। जियोथर्मल का भी हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए। अब देखो, बिजली ऐसी चीज है जो कि बहुत सारी चीजों को ऑपरेट कर सकती है, बहुत सारी चीजों को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। बहुत सारी ऐसी मशीन है जो कि बिजली से चलती हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, उनसे चल रही हैं, है ना। तो बिजली ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, आप मान सकते हो, ठीक है। तो सोलर हो गया, जो सन की मदद से, मतलब जो सन की हीट है, सन रेज है, उनकी मदद से जो हम बिजली बना रहे हैं। विंड, विंड आपने देखा होगा, वो लगी रहती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, विंड मिल आपने देखा होगा। इस तरीके से बहुत बड़ा सा पंखा बहुत ऊंचाई पे लगा रहता है, उसकी ऐसे 3-4 पंखुड़ियां होती हैं और ये पंखुड़ियां घूमती रहती हैं। जो हवाएं हैं, जैसे ये ना बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि ऊपर ना काफी तेज हवाएं चलती हैं। तो ये जो हवाएं हैं ये क्या करती हैं, इस पंखे को घुमाती हैं, फिर टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टरबाइन को घुमाने के लिए हवा का, विंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्या है, विंड एनर्जी। इसी तरीके से टाइडल एनर्जी होती है। टाइड की जो टाइड्स होती हैं, समुद्र का पानी ऊपर और नीचे होता है, समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर और नीचे होता रहता है, ठीक है। दिन में 2 बार हाई टाइड होती है, 2 बार लो टाइड होती है। मतलब बेसिकली मान लो ये लेवल है, सी लेवल है, नॉर्मल सी लेवल है, तो क्या होगा कि कभी पानी ऊपर जाएगा इस लेवल से और फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो एक बार हाई टाइड, 2 बार हाई टाइड होगी, 2 बार लो टाइड होगी। मेरे को इतना विश्वास है कि आप लोगों ने ये चीज पुरानी क्लासेस में पढ़ी होगी कि भाई टाइडल एनर्जी क्या होती है। अगर नहीं पता है तो, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार टाइड एनर्जी करके या टाइडल एनर्जी करके आप टॉपिक सर्च कर सकते हो और उस पर बाय इंटरनेट एनर्जी, इंटरनेट लर्निंग ऐसा लिख देना, तो उससे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड रहती है और उसकी मदद से अगेन टरबाइन घूमती है, पानी ऊपर जाता है, पानी नीचे जाता है। तो पानी की मूवमेंट से क्या हो रहा है, ये जो टाइड्स हैं इसकी मूवमेंट से टरबाइन घूम रही है और इससे बिजली बन रही है। इसी तरीके से जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल क्या होता है भाई, देखो अंदर ना, धरती के अंदर हीट भरी हुई है पूरी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई पानी है अंदर, हमें ये तो पता है कि जमीन के अंदर पानी होता है और नॉर्मली जो पानी हम निकालते हैं वो ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता। तो जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि मान लो ये एक पानी है, पानी मतलब जमीन के अंदर है, तो यहाँ पे नीचे क्या है, जैसे मैग्मा वगैरह रहता है वो है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऊपर, इसके जस्ट ऊपर ही पानी का स्रोत है, पानी स्टोर है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पानी बहुत ज्यादा गर्म है, उबल रहा है एक तरीके से। और ये जो पानी है, गर्म पानी है, इससे भी क्या हो रहा है, भाप निकल रही है, बहुत ज्यादा स्टीम निकल रही है, और इस स्टीम को चैनलाइज करके, जैसे हमने कोल का पढ़ा था ना,
कि किस तरीके से कोल में ये पानी भाप बन के उड़ रहा है थर्मल एनर्जी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है और यहाँ पे इसको जो भाप है उससे टरबाइन को घुमाया जा रहा है। तो उस केस में हम कोल का इस्तेमाल कर रहे थे पानी को उबालने के लिए और भाप बनाने के लिए। बट यहाँ पे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ जमीन से ही बहुत गर्म पानी आ रहा है और भाप जो है निकल रही है और उस भाप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, जिससे बिजली बनेगी। तो ये है जियोथर्मल। इसी तरीके से बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जीज होती हैं जिनसे कि बिजली बनाई जाती है या एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। अगर हम बात करें कि हमने कन्वेंशनल सोर्सेज में बात की फायरवुड एंड कैटल की, तो ये ऐसे सोर्सेज है एनर्जी के जो कि रूरल इंडिया में मतलब गांव वाले इलाके में काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाई दीज टू। अगर हम एक एस्टिमेशन की बात करें तो रूरल इंडिया में मतलब कि हमारे देश में जो गांव वाले इलाके हैं उनमें जितनी भी एनर्जी यूज की जाती है उसका 70% एनर्जी इस इन दो सोर्सेस से आता है, फायरवुड एंड कैटल। मतलब कि जो लकड़ियां हैं प्लस जो डंग केक्स हैं उनसे 70% एनर्जी यूज की जा रही है रूरल हाउस होल्ड्स में। Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. अब देखो फायरवुड मतलब लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। लकड़ी कहाँ से आती है, लकड़ी आती है जंगल से। बट अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फायरवुड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे जंगल जो है खत्म हो गए और जिसकी वजह से अब लकड़ी आसानी से नहीं मिलती। ठीक है, moreover using dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which could be used in agriculture. और अब क्या हो रहा है कि अब जो डंग केक्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा लोग प्रेफर नहीं कर रहे एनर्जी के लिए यूज करने में, क्योंकि जो डंग है मतलब जो गाय भैंस का गोबर रहता है, जानवरों का जो गोबर रहता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो डंग है, जो एनिमल वेस्ट है, वो काफी अच्छा मेन्योर की तरह काम करता है। मतलब कि अगर उसे हम खेतों में डाल दें तो वो एक अच्छी खाद की तरह काम करेगा जिससे कि फसल बहुत अच्छी होगी। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, इसी तरीके से डंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जो एनिमल वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाहरी केमिकल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो डंग वगैरह रहते हैं, जो जानवरों का वेस्ट रहता है, ये काफी अच्छे मेन्योर रहते हैं। ये काफी अच्छे न्यूट्रिशन एक तरीके से जमीन को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि फसल अच्छी होती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो हम डंग केक्स बनाते हैं, जो उपले वगैरह बनाते हैं, इनमें क्या होता है, इसमें वो गोबर जो है वो यूज हो जाता है और ये जो गोबर है अगर इसको हम खेतों में डालेंगे तो हमारी फसल ज्यादा अच्छी होगी। तो अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारा वैल्यूएबल मैन्योर है वो बर्बाद होता है डंग केक्स की वजह से। अगर हम इसको एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं इसकी वजह से हमारा मैन्योर जो है वो बेकार हो रहा है। तो अब लोग प्रेफर कर रहे हैं मैन्योर वगैरह को एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए और एनर्जी के दूसरे सोर्सेज वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेक्शन एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। अब जिस तरीके से हमने मिनरल्स को वन बाय वन पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारे देश में पाए जाते हैं, इसी तरीके से हम एनर्जी रिसोर्सेज को भी एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मेजर एनर्जी सोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे देश में यूज होते हैं उनकी डिस्कशन हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कोल को, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राइट, सो आई होप कि आपको ये जो सेक्शन है एनर्जी रिसोर्सेज वाला ये अच्छे से समझ आ गया होगा।